Good morning, everybody. Today, I have a new topic named syntax. What do you mean by syntax? First of all, the definition of syntax is how can we utilize a certain verb according to the given subject in a sentence is called as syntax. किसी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार सही सही वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम सिंटैक्स कहते हैं और इसी को दूसरे रूप में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट के साथ किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सही सही इस्तेमाल करना बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, सिंटैक्स में कुछ ऐसे कंसेप्ट जिसका आज हम यहां डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ कंसेप्ट के साथ एग्जांपल भी लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सर्वप्रथम कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना होगा, जिससे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड वगैरह में भी आता है। तो उन कंसेप्ट को पहले ले लें। तो फर्स्ट वन इज, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या उसका जो स्टार्टिंग हो वो वन ऑफ या वन ऑफ देयर अर्थात सिलेक्शन का बोध हो, तो उस केस में हम इस तरह से कह सकते हैं कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट वन ऑफ या वन ऑफ द से स्टार्ट हो, वन ऑफ या वन ऑफ द से स्टार्ट हो, तो इसके बाद, इसके ठीक बाद आने वाला नाउन जो होगा वो जो है आपको प्लूरल फॉर्म में होगा, नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, बट जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। क्लियर? इसी तरह से जब हम इस तरह से कुछ एग्जाम्पल भी हम लेंगे, तो एग्जाम्पल को जैसे हम रखते हैं कि one of the boys dash brave and honest। इसमें कहा जा रहा है कि लड़कों में से कोई एक बहादुर एवं ईमानदार है। तो इस केस में अगर एग्जेक्टिव वर्ब देंगे तो स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस हमारा वन ऑफ से या वन ऑफ दैट से कुछ भी रहे, तो नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में ही होगा, उसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा यहाँ। और इस केस में वर्ब हमेशा हम सिंगुलर रखेंगे। अर्थात अगर प्रेजेंट का हम बोध करते हैं, यहां प्रेजेंट की बात करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब इज। क्लियर? इसी तरह से कुछ कंसेप्ट, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन प्लस
प्रीपोजिशन प्लस अदर नाउन का हो तो इस केस में वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के आधार पर पुट किया जाएगा। तो नाउन, जैसे कि इस केस में हम नाउन पहले चेक कर लेंगे कि फर्स्ट नाउन हमारा सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है। अगर ये हमारा फर्स्ट नाउन ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि ये प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब प्लूरल प्रयोग करेंगे। क्लियर? इसी तरह से इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह से the people of this town dash intelligent। इस शहर के लोग मेधावी हैं, या फिर कोई भी एक एडजेक्टिव का हम यहां ले सकते हैं, मान लीजिए ऑनेस्ट। तो सवाल है कि इसमें इस केस में हम वर्ब को पहले देखेंगे कि हमारा वर्ब क्या होगा। तो इस शहर के लोग, तो पीपुल इज ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म, पीपुल हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पीपुल के आधार पर यहां पर हम प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, अर्थात द पीपुल ऑफ दिस टाउन आर इंटेलिजेंट, नॉट सिंगुलर फॉर्म। द नेक्स्ट वन, इस प्रकार से यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, अर्थात सब्जेक्ट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, सेम नाउन का हो, अर्थात नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का स्ट्रक्चर हो, तो इस केस में वर्ब का प्रयोग हमेशा, यानी इस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब। अब एक एग्जांपल के तहत इसे देखते हैं। जैसे अगर हम ये लिखें कि डोर टू डोर, डोर टू डोर डैश बीइंग विजिटेड by that person, यानी सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अभी हमारा है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का। तो इस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा, अर्थात डैश बीइंग। तो इस केस में हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे और ये राइट आंसर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कुछ कंसेप्ट जो पहले स्टार्टिंग में कुछ कंसेप्ट यहां पर हमने रखा है, जिसका प्रयोग खास करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कॉमन एरर्स के तौर पर इस तरह का दिया जाता है, जैसे डोर टू डोर, और यहां पर हैव बीन विजिटेड बाय दैट पर्सन लास्ट ईयर, या कुछ भी इस तरह का टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब दे दिया जाएगा। तो इस केस में हम हमेशा वर्ब का प्रयोग इस कंसेप्ट के आधार पर यहां करें। नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको समझना जरूरी है। यदि हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो इस तरह से, अगर मैं कहूं द ऑनेस्ट डैश respected, everywhere, या the poor dash हेल्पलेस। इस केस में द ऑनेस्ट से यहां इसका मीनिंग होगा ईमानदार लोग, अर्थात रूल कहता है कि द के साथ अगर एडजेक्टिव आ जाए तो वो प्लूरल नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात उसके साथ नाउन अलग से ऐड नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कि यहां पर अगर हम ये लिखते हैं द ऑनेस्ट पीपुल तो गलत हो जाएगा, या द ऑनेस्ट पर्सन तो ये गलत माना जाएगा। द ऑनेस्ट का मीनिंग हो जाता है ईमानदार लोग। तो इस केस में हम हमेशा प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, तो इसीलिए द ऑनेस्ट आर ही लिखेंगे। इसी तरह से गरीब लोग लाचार होते हैं, यानी हेल्पलेस का मीनिंग होता है लाचार, असहाय। तो इस केस में द पुअर आर। तो इस तरह से ये जो कुछ कंसेप्ट, जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जिसको अगर माइंड में रखते हैं तो इसका आप सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं, नॉट ओनली इन रिटन फॉर्म बट ऑल्सो इन स्पोकन इन अदर वे। सो यू मस्ट नोट डाउन। एंड फ्रेंड्स, जैसे लास्ट क्लास में कुछ लोगों का ये आया कमेंट कि जो राइटिंग है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो उम्मीद करता हूं कि इस बार राइटिंग कुछ बड़ा लिखे पहले के बनिस्पत, और आसानी से इसको आप नोट कर सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और आगे जैसे कोई भी अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात की जाए, जैसे अगर मैं ये कहूं हिंदी में कि 2 and 2 यानी -4, 2 and 2 -4, या अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया जाए कि 200 या 40 multiplied by 20 dash 40 multiplied by 20 और dash 800। सपोज इसको डायरेक्ट नंबर में लिख देते हैं, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इस तरह से 40 मल्टीप्लाई बाय 20, तो अगर देखा जाए तो 40 गुने 20 तो कितने होते हैं, तो 800। तो इस केस में आर नहीं कहेंगे, यानी कि हम इज का प्रयोग करेंगे। क्यों? तो कंसेप्ट कहता है कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो हमें
हमेशा आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे बहुत जगह इस तरह का मिलेगा आपको कि सिंगुलर या प्लूरल कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप इस चीज को मान के चले कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई भी हो, अगर वर्ब की बात आ जाए तो उस केस में हमेशा आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अर्थात जैसे कि ये तो एक कर्ली वर्ब के रूप में था। अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन दूं कि 2 and 2 डैश 4, तो इस केस में अगर आपका ऑप्शन है इस तरह से, यहां पर मेकिंग और मिक्स, तो इन तीनों में किसको हम चूज करेंगे? तो हमारा राइट आंसर, चूंकि जब हम बोलते हैं कि इस तरह से कंसेप्ट की कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, अर्थात हर उसके साथ सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। तो आप इसमें सिंगुलर देखेंगे तो सिंगुलर वर्ब कौन होता है? एक्शन वर्ब सिंगुलर तभी होगा जब उसमें एस या एस का प्रयोग किया जाए। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि मेक्स, अर्थात 2 and 2 मेक्स 4, अर्थात जब मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब यहां पर रहे तो उस केस में भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि हमको डायरेक्ट एक गली वर्ब देना हो उस केस में भी सिंगुलर फॉर्म का एक गली वर्ब सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में कुछ कंसेप्ट है इस तरह का, जैसे कोई भी फ्रैक्शनल नंबर मान लीजिए कि आपका कोई इस तरह से है कि 1/3, 2/3, 1/4, 2/5, कुछ भी, या फिर 20%, 50%, या इस तरह से आपको परसेंटेज के रूप में भी दिया जाए या डायरेक्ट फ्रैक्शनल नंबर में, या फिर इसको इसी चीज को इस तरह से कह सकते हैं कि 1/3, क्लियर, या हम कहते हैं इसको 2/3, अगर इस तरह से दिया जाए और आपको उस केस में एक गली वर्ब का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे? एक गली वर्ब यानी वर्ब का प्रयोग, यानी कि सिंटैक्स हमारा क्या है? ऑन द सेम वर्ब का प्रयोग करना बताता है कि यानी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो इन जनरल अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होता ही है। लेकिन एक केस ऐसा भी आता है जिसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उस केस में जिसकी चर्चा मैं अभी नेक्स्ट मैं करूंगा यहाँ, कि उस केस में एक वो एक्सेप्शन के रूप में है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बाद भी वर्ब प्लूरल होता है, और वो क्या होता है उसको भी देख लेंगे। पहले इसको क्लियर करते हैं। तो इस तरह से अगर आपका सेंटेंस में दिया है तो आप हमेशा ये फ्रैक्शनल नंबर दिया जाए या कोई परसेंटेज में दिया जाए तो उस केस में उसके तुरंत बाद हम नाउन चेक करेंगे, और वो नाउन यदि हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा तो हम वर्ब सिंगुलर देंगे, और यदि नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा तो हम वर्ब प्लूरल फॉर्म में पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं यहाँ, ये हमारा कि जैसे मैं कहूं 50% of the students, 50% of the students dash intelligent, 50% of the students dash intelligent in this क्लास। तो इस केस में अगर देखा जाए तो इसी 50% को आपको हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स दे सकता है, या 1
हाफ ऑफ दी या न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में देगा तो 1/2। तो इस केस में आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों ना हो, हम उसका नाउन चेक करेंगे। अर्थात ये यदि हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और यदि ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो नाउन फॉर्म है ये हमारा प्लूरल में है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो है वो आपका प्लूरल ही होगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपको इस तरह से कुछ भी इस तरह का दिया गया है। अब एक तो परसेंटेज पर ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज पर अभी आपको कुछ सेंटेंस के माध्यम से यहां पर दिया जा रहा है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि percentage of these, the percentage of these students, इन छात्रों का प्रतिशत, किसका प्रतिशत? तो यहाँ कुछ इस तरह से रहेगा, परसेंटेज ऑफ, यानी कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों का प्रतिशत जो है डैश इंक्रीजेज डे बाय डे। तो यहाँ पर इस तरह से दिया जाएगा कि द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स डैश increasing day by day। यानी छात्रों का जो प्रतिशत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे कि जो आपको पहले वाला एक क्वेश्चन दिए थे कि जब इस तरह से दिया जाए तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि छात्रों का प्रतिशत, और ये सेंस हमारा इसकी प्रधानता यहाँ पर कितने परसेंट ये क्लियर नहीं है, इसीलिए इस केस में हमें ये चीज क्लियर नहीं है, इसलिए वर्ब हमारा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होगा। अगर यही रहता कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों का 40%, तो उस केस में इस प्लूरल का परसेंटेज निकालेंगे तो यानी कि जब नाउन हमारा प्लूरल है तब उस केस में प्लूरल वर्ब देते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि 40% या 30% या 50%। तो इस केस में हम इस तरह से वर्ब को सिंगुलर ही रखेंगे। क्लियर? अब बात आती है कुछ अदर कंसेप्ट की। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं कहूं इस तरह से, जब कोई भी सेंटेंस नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो उसमें देयर और इट से भी हम उसको स्टार्ट करते हैं। इस केस में देयर और इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, और इस तरह से जब हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर या इट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट होता है इस केस में इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता। और जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ये लिखते हैं there has 10 students in this क्लास। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस बनता है, या हम ये लिखते हैं
as a king। तो यहां पर इस देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, जब डायरेक्ट कोई एक्शन वर्ब वहां नहीं होगे, किसी के अस्तित्व की बात करेगा, किसी की अस्तित्व यानी कि उसके एग्जिस्टेंस की बात करेगा, तो उस केस में देयर का हम प्रयोग करते हैं। और देयर का इस्तेमाल अगर सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो उस केस में एक कली वर्ब का प्रयोग उसके ठीक प्रयोग उसके ठीक बाद नाउन पर निर्भर करेगा। जैसे यहाँ पर 10 छात्र की बात अगर मैं करूँ तो इस केस में देयर आर, लेकिन अगर ये सिंगुलर फॉर्म में कुछ रहता तो हम इस केस में देयर, जैसे एक राजा, अब मान लीजिए अगर हम पास्ट की बात करें, एक राजा था, तो उस केस में देयर के साथ यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, अर्थात देयर वाज ए किंग। कहने का मतलब एक राजा था। इस केस में देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। लेकिन जब हम इट का प्रयोग करेंगे तो इस केस में हमेशा वर्ब सिंगुलर ही होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि हवा चल रही है या बारिश हो रही है, तो इस केस में हमको कहना होगा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अब मूसलाधार बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हैवीली, इट इज रेनिंग हैवीली, या इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो चूंकि आइडेंस थोड़ा टिपिकल होता है, तो हैवीली शब्द का हम प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इट का जब भी प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा, अर्थात इट इज। क्लियर? नेक्स्ट वन, जैसे सेकंड में कि यदि हम कुछ इस तरह से सिंटैक्स में पहले हमें यह देखना होगा कि जब हम सिंटैक्स में वर्ब का प्रयोग करकर यानी सब्जेक्ट के अनुसार सही वर्ब का प्रयोग करते हैं या उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है उसका स्टडी करते हैं, तो हमें पहले यह भी जानना होगा कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो ये नॉर्मली है कि सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट ये एक प्रोबेबिलिटी के तौर पर सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है, या इसी को हम इस केस में कर सकते हैं जरंड भी हो सकता है। अर्थात जब नाउन होगा तो उसमें किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई जगह हो या कोई भी इस तरह का कोई भी बॉडी हो। लेकिन अगर प्रोनाउन भी होगा तो इंस्टेड ऑफ नाउन, और अगर इंफिनिटिव होगा तो इंफिनिटिव हम कहते हैं 2 + V1 को, 2 + V1 को इंफिनिटिव कहते हैं। और यदि जरंड होगा तो ये वर्ब के चौथे रूप को हम जरंड कहते हैं। अर्थात कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो अगर डायरेक्ट एक्शन वर्ब नहीं होगा तो उस केस में हम इट या देयर से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम बोलते हैं। और उसके अलावे सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकता है, तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है या जरंड हो सकता है। तो ये तो हुई सब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी, ये सब्जेक्ट किस किस फॉर्म में कितने तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं कि जब हम जरंड का इस्तेमाल करेंगे तो जरंड में क्या होता है कि अगर वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं और उस पर एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैं कहूं वॉकिंग,
डैश गुड फॉर हेल्थ। जैसे मैं कहूं वॉकिंग डैश गुड फॉर हेल्थ, तो इस केस में ये वॉकिंग कोई यहां नाउन नहीं है, वॉक शब्द यानी वर्ब में आईएनजी लगता है अर्थात जरंड फॉर्म में है, और जरंड हमेशा इस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये ना कोई नाउन है ना प्रोनाउन है, तो इस केस में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब अर्थात वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। क्लियर। अब इसी को अगर हम देखें, इसी को हम इंफिनिटिव फॉर्म में रख सकते हैं, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। क्लियर, टहलना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे कुछ अदर कंसेप्ट मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में इस तरह का अगर केस आ जाता हो, जैसे ईच से रिलेटेड, ईच, इस तरह से इसमें कई तरह का ईच बॉय, या अगर कहें ईच बॉय एंड गर्ल, each boy and girl has present here। उसी तरह से अगर लिखते हैं कि each boy and girl has present here, तो इस केस में यानी इस तरह से ईच का प्रयोग हम प्रतिशब्द के लिए करते हैं, लेकिन यदि यह किसी सेंटेंस के पहले लग जाए तो उचित रूप से सिंगुलर होगा। अर्थात ये नहीं देखेंगे कि यहाँ बॉय है और यहाँ गर्ल है, तब तो दो हो गया और लगाना टोटल, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो ये ई हो जाएगा प्रेजेंट हियर। उसी तरह से यहाँ पर ईच बॉय एंड गर्ल, तो कहने का मतलब जैसे यहाँ लिखा था ईच बॉय एंड गर्ल, और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो दोनों ही केस में वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा अर्थात ईच का। अब आते हैं कि इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं कि ईच ऑफ द बॉयज डैश present in this class, यहाँ पर each of the boys, लड़कों में से प्रत्येक, अर्थात लड़कों में से प्रत्येक जो है each of the boys dash present, या लड़कों में से प्रत्येक कोई भी उसके सिम्टम एडजेक्टिव को अगर बताना हो, यहाँ पर सिर्फ ध्यान ये रखेंगे कि जैसे प्रीपोजिशन अटैच होगा और सब्जेक्ट इच ही है अगर, तो इस केस में प्रीपोजिशन अगर अटैच हुआ तो ये वाला जो नाउन है ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात ईच ऑफ द बॉय, लड़कों में से प्रत्येक डैश प्रेजेंट, या ईच ऑफ द बॉय डैश, जहाँ पर प्रेजेंट इन दिस क्लास की जगह पर अगर मैं ये थोड़ा कहूँ तो सुनने में इसको टेबल में रहेगा और स्ट्रक्चर में कि ईच ऑफ द बॉय डैश अ मोबाइल, यानी लड़कों में से प्रत्येक के पास एक मोबाइल है, तो यहां पर भी अर्थ हमारा सिंगुलर ही होगा, और चूंकि एक मोबाइल है तो पोजेशन का बोध हो रहा है। इस केस में हैज का प्रयोग करेंगे, यानी प्रेजेंट फॉर्म में ये हैज कहलाएगा, हैज आ जाएगा, यानी ईच ऑफ द बॉय, यानी लड़कों में से प्रत्येक के पास एक मोबाइल है। अब आते हैं इसी तरह से कुछ ऐसे रूल्स भी, जैसे कि अगर मैं कुछ इंडेफिनिट केस के प्रोनाउन की बात करूं, जैसे अगर जैसे सब्जेक्ट से ये क्लियर ना हो कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, तो उस केस में हमेशा इस केस में जैसे यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी या
everyone, someone, no one, anyone में से कुछ भी हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि everybody should respect dash nation। तो इस केस में अगर देखा जाए तो everybody should respect dash nation, अर्थात इससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कितने व्यक्ति, अर्थात इससे जब ये क्लियर ना हो सब्जेक्ट में हम कितने व्यक्ति को बोल रहे हैं तो वो हमेशा इंडेफिनिट केस में प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा और इस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। और इस केस में इसी पोजीशन का बोध करेंगे यानी यहाँ पर पॉजिटिव केस तो एवरीबॉडी मींस कि यहाँ इसको मनी सिंगुलर फॉर्म का मैस्कुलिन जेंडर हम मन इसको कंसीडर करेंगे यानी ही, और इस केस में ही का जो पॉजिटिव केस होता है वो यहाँ पर पुट किया जाएगा, अर्थात एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट हिज नेशन। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह का जो सवाल दिया जाता है जो ए बी सी और डी सेक्शन में, तो यहाँ पर हिज के जगह पर देयर का प्रयोग किया जाएगा और जानबूझ के वो दिया जाएगा, आप उसको करेक्ट करेंगे। तो एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट हिज नेशन। इसी तरह से सेकंड अगर एग्जांपल लेते हैं कि nobody dash there when I went to that place। अर्थात जब मैं उस जगह पर गया या उस प्लेस को गया उस प्लेस की ओर गया तो वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था। अर्थात जब मैं ये यहाँ पर चूंकि मैंने पास्ट का इस तरह दिया है यहाँ भी नोबडी इज नहीं यानी सिंगुलर फॉर्म तो होगा ही, लेकिन इस केस में सिंगुलर ये प्रेजेंट का नहीं देते, हम पास्ट का देंगे। लेकिन पास्ट का देंगे तो पास्ट में सिंगुलर या प्लूरल, तो चूंकि नोबडी का सेंस है इसका मतलब होता है कोई भी नहीं, तो इस केस में ही सिंगुलर प्रयोग होगा, अर्थात नोबडी वाज। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट डैश पेरेंट्स, तो यहां पर एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट वन, कुछ लास्ट एक दो कंसेप्ट और लेंगे आज के सेशन में। तो एक तरह से सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट जैसे अगर कोई भी इस तरह का यूनिट ऑफ मेजरमेंट या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट से, यानी अगर किसी सेंटेंस में उसके सब्जेक्ट से निश्चित दूरी, निश्चित वजन, निश्चित ऊंचाई या कोई भी निश्चित अमाउंट का बोल हो, तो उस केस में जैसे हम अगर लिखते हैं कि 3 kilometers dash a long distance। इस तरह से कोई भी अमाउंट की क्यों ना बात की जाए, अगर मैं कहूं कि 5,000 रुपीज डैश अ हैंडसम अमाउंट, सॉरी हैंडसम नहीं कहते, अगर हम इसको कहते हैं 50,000 रुपीज डैश अ हैंडसम अमाउंट, तो 50,000 रुपया एक अच्छी राशि होती है। हैंडसम का मीनिंग यहाँ एक अच्छी रकम से, तो उस केस में भी अगर देखा जाए तो 50,000 रुपया कहने से एक निश्चित राशि का बोध हो रहा है। और जैसे यहाँ हम कहते हैं 3 किलोमीटर, तो एक इससे निश्चित डिस्टेंस, एक डेफिनेट डिस्टेंस का बोध हो रहा है। तो इस केस में हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर 3 का बोध हो रहा है, बल्कि एक इससे कंप्लीट यूनिट का यहाँ पर
यूनिट का सेंस मिलता है। और इस केस में भी हम हमेशा यहाँ सिंगुलर पुट करेंगे, अर्थात 3 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर? और आज का लास्ट कंसेप्ट, कुल मिला के आज जितने भी हम कंसेप्ट पर चर्चा किए, उम्मीद करते हैं कि इनमें सभी जनरली प्रयोग किए जाते हैं और इससे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कॉमन एरर के तौर पर सवाल दिया जाता है। और खास करके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 40 to 50% जो कॉमन एरर्स दिए जाते हैं वो वर्ब वाले पार्ट से होते हैं, चाहे वो वर्ब कोई भी हो, एक्शन वर्ब हो, चाहे एग्जैक्टिव हो, चाहे वो मॉडल एग्जैक्टिव वर्ब ही क्यों ना हो। क्लियर? तो आज का लास्ट, पिछले क्लास में कभी मैंने बताया था कि यदि कोई फिक्टिशियस या इमेजिनरी इस तरह का स्टेटमेंट हो तो उस केस में हमेशा ऑब्जेक्टिव वर्ब का प्रयोग इस तरह से, जैसे मैं लिखूं कि यदि मेरे पास या यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो कश्मीर समस्या का हल कर देता, सपोज। तो इस केस में क्योंकि ये एक काल्पनिक है, एक कोई भी कल्पना है, फिक्टिशियस, हम उसको सपोज करते हैं, इसको सपोजिशनल सेंटेंस के अंतर्गत भी बोला जाता है। या हम कुछ भी इस तरह से ले लें कि इफ आई डैश द प्राइम मिनिस्टर या इफ आई डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अब इस केस में यहां पर या तो कोमा देंगे या कोमा नहीं दिया तो यहां देन देना जरूरी है। देन आई वुड रिमूव पॉवर्टी, कुछ भी इस तरह का। या सपोज कोई कहता है कि इफ आई डस अ बर्ड देन आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट जो होगा तो उस केस में हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर क्यों ना हो, तो चूंकि ये जो सपोजिशन है ये ऐसा लगता है कि पास्ट में मैं यदि होता तो ये काम करता, तो इस केस में टू बी वर्ब के रूप में जनरली वेयर शब्द का वेयर का प्रयोग किया जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। अर्थात इफ आई वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार देन आई वुड रिमूव पॉवर्टी या आई वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट हो, कोई भी हो, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। तो आज का जो भी कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसे मैसेज के द्वारा फीडबैक दें, कोई भी डॉट हो तो उसके लिए यहाँ से आपको क्लियर करेंगे। आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस लेक्चर।